नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजी में बायोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री में विटामिन डी, फंक्शन ऑफ विटामिन डी। एग्जैक्टली हमने इससे पहला कि विटामिन डी कैसे बनता है, विटामिन डी रेगुलेट कैसे होता है। अब देखेंगे हम लोग फंक्शन ऑफ विटामिन डी। फंक्शन ऑफ विटामिन डी इसलिए आपको ज़रूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन तो आता ही आता है, लेकिन क्लिनिकली बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी को विटामिन डी प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो आपकी बॉडी में जाकर क्या करता है, वहाँ से आपको मालूम चलेगा। आपके दिमाग में हमेशा ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जब भी हम विटामिन डी की बात करेंगे, विटामिन डी का काम होता है हमारे बॉडी के ब्लड में, क्या करना, पोटेशियम सॉरी फॉस्फेट एंड कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना। हमेशा गुड लेवल पे, नॉर्मल लेवल जो होता है हमारी बॉडी में, जो ब्लड में जो फॉस्फेट और जो कैल्शियम का जो नॉर्मल लेवल है, उस नॉर्मल लेवल को मेंटेन रखना। यदि नॉर्मल लेवल मेंटेन रहेगा हमेशा ब्लड में, तो वो क्या करेगा, वो हमारी बोन में प्रॉपरली कैल्शियम और फॉस्फेट को पहुंचाता रहेगा। मतलब हमारी जो बोन है हेल्दी रहेंगी। तो विटामिन डी डायरेक्टली बोन पे कुछ नहीं करता है। विटामिन डी क्या करता है, नॉर्मल विटामिन डी होगा तो नॉर्मल हमारे ब्लड में फॉस्फेट और कैल्शियम का लेवल नॉर्मल होगा। जब फॉस्फेट और कैल्शियम नॉर्मल होगा तो ये फाइनली हमारी बोन को लगातार फॉस्फेट और कैल्शियम देता रहेगा, ताकि हमारी जो बोन है वो कैसी रहे, मेंटेन रहे। ये कॉन्सेप्ट है। तो हमेशा विटामिन डी का काम है कैल्शियम और फॉस्फेट को ब्लड में मेंटेन करना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसका होता है, ठीक है। नॉर्मली इसके पहले मैंने आपको बताया है कि हमारी बॉडी में जो विटामिन डी है सनलाइट से मिलता है। सनलाइट जैसे आपके स्किन में पड़ती है तो वहाँ का जो कोलेस्ट्रॉल है कॉलीकैल्सिफेरॉल में बदलता है। कॉलीकैल्सिफेरॉल जो है लीवर में जाता है। वैसे आप जब डाइट लेते हैं तो आप प्लांट और एनिमल डाइट दोनों लेते हैं। जब एनिमल डाइट लेंगे तो उसमें डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा, कॉलीकैल्सिफेरॉल मिल जाता है। वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होकर लीवर में पहुंच जाएगा। और जो आप प्लांट वाला लेंगे तो प्लांट में अर्गोकैल्सिफेरॉल होता है। अर्गोकैल्सिफेरॉल जो है फाइनली कैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट होता है, कॉलीकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जो आपको प्लांट में अर्गोकैल्सिफेरॉल मिलेगा, अर्गोकैल्सिफेरॉल का भी कन्वर्ट होगा, कॉलीकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट होगा। जो कॉलीकैल्सिफेरॉल है वो भी लीवर में आएगा। तो डाइट से हम लेते हैं कॉलीकैल्सिफेरॉल और जो सनलाइट से दोनों लीवर में आ जाएगा। लीवर में आने के बाद क्या होगा, लीवर में एंजाइमेटिक प्रोसेस होने पर वहाँ पर जो कॉलीकैल्सिफेरॉल है वो 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल में बदल जाता है, जो आपको ऑलरेडी पता है। और जो 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल जो है ये इनएक्टिव फॉर्म होता है। कॉलीकैल्सिफेरॉल भी इनएक्टिव फॉर्म होता है। ये वाला फॉर्म जो 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल ये भी इनएक्टिव फॉर्म होता है, जो स्टोरेज फॉर्म कहलाता है विटामिन डी का, और लगातार हमारी बॉडी में पड़ा रहता है, ठीक है। और जब हमारी बॉडी डिमांड होता है तो जो 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल जो है, इसको हमारी किडनी की जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन की जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स होते हैं वहाँ पर एक एंजाइम होता है, क्या नाम होता है, 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज। वो क्या करेगा, इस 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल को 125 डाई हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल में मतलब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और ये जो हमारा विटामिन डी है ये फाइनली हमारे ब्लड में आएगा। और ब्लड में आने के बाद क्या करेगा, इसका मेन फंक्शन होता है मेंटेन करता है गुड लेवल ऑफ फॉस्फेट एंड गुड लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। लगातार नॉर्मल फॉस्फेट एंड नॉर्मल कैल्शियम लेवल को ब्लड में मेंटेन करता है, ठीक है। और ये मेंटेन जो करता है, इस मेंटेनेंस के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए वो क्या क्या करता है, ठीक है। तो विटामिन डी का काम क्या है, आपके ब्लड में फॉस्फेट और कैल्शियम को मेंटेन करना, ये विटामिन डी का काम है। तो विटामिन डी का काम जो है फॉस्फेट कैल्शियम को मेंटेन करना है। तो वो कैसे मेंटेन करता है ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट को, तो 3 तरीके से करता है। एग्जैक्टली जो विटामिन डी है इसके जो हमारी बॉडी में 3 टारगेट ऑर्गन होते हैं। एक होता है, सबसे पहले जो इसका जो फंक्शन होता है पहला, तो इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम जीआईटी। तो पहला टारगेट ऑर्गन होता है जीआईटी, खासकर इसकी जो इंटेस्टाइन्स होती है वहां की हम बात करेंगे। तो पहला टारगेट ऑर्गन होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और जिसमें हम बात करेंगे इंटेस्टाइन की। सेकेंड जो होता है, यहाँ से क्या करता है वो इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। हमारी बॉडी में डिमांड के अनुसार कैल्शियम और फॉस्फेट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कराता है। यदि कम है तो अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब कराएगा, और ज्यादा डेफिशिएंसी नहीं है तो नॉर्मल लेवल पे वो अपने आप को एब्जॉर्ब, मतलब एग्जैक्टली डिमांड के अकॉर्डिंग ये है
हमारे इंटेस्टाइन से कैल्शियम और फॉस्फेट को एब्जॉर्ब करवाता है। कैसे करवाता है भी आपको आगे बताऊंगा। सेकेंड जो टारगेट ऑर्गन होता है वो बोन होता है। बोन होता है और बोन से क्या करता है वो मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम बोन टू ब्लड। हमने क्या बोला है, कैल्शियम का काम क्या है, हमेशा ब्लड में फॉस्फेट और कैल्शियम का लेवल मेंटेन करना। अब यदि बॉडी में फॉस्फेट कैल्शियम का लेवल कम होता है तो वो क्या करता है बोन से, जहां जनरली फॉस्फेट कैल्शियम बोन में जाते हैं, लेकिन बोन से कैल्शियम क्या करता है और फॉस्फेट क्या करता है वो मोबाइल करके कहां पर लेके आता है, मूव करके कहां आता है, ब्लड में लेके आता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ये करता है। और तीसरा है इंक्रीजिंग रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स। और तीसरा टारगेट ऑर्गन होता है किडनी का नेफ्रॉन। तीसरा टारगेट ऑर्गन कौन है, किडनी का नेफ्रॉन, जिसमें पीसीटी और डीसीटी पर, डिस्टल ट्यूब्यूल पे एंड प्रॉक्सिमल कॉर्नर ट्यूब्यूल पे यहाँ काम करता है और यहाँ से कैल्शियम एंड पोटेशियम फॉस्फेट को, कैल्शियम एंड फॉस्फेट को क्या करता है रीएब्जॉर्ब करवाता है। तीन काम कर रहा है, जीआईटी से जीआईटी से एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है, बोन से मूव करवा के ब्लड में ला रहा है, और किडनी से कैल्शियम के लॉस को रोक रहा है, फॉस्फेट के लॉस को रोक रहा है, मतलब वहां से रीएब्जॉर्प्शन को क्या कर रहा है वो बढ़ाता है। इस तरीके से ये तीन काम करता है। लेकिन वो पहले बात करेंगे हम लोग कि वो जीआईटी से कैसे वो एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ठीक है, जब भी बॉडी में विटामिन कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी होती है तो विटामिन डी बन के आता है। विटामिन डी बन के आता है तो ये क्या है, विटामिन डी जो है, जो एक्टिव मॉलिक्यूल जो है 125 डाइऑक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल जो है वो इंटेस्टाइन में पहुंचता है। इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसल सेल्स होती हैं उन म्यूकोसल सेल्स में आता है और म्यूकोसल सेल्स में एंटर करता है। म्यूकोसल सेल्स में एंटर करता है और म्यूकोसल सेल में एंटर करने के बाद वहां पे जो हर सेल के अंदर जो म्यूकोसल सेल है वहां पर जीन प्रेजेंट होते हैं, सॉरी वहां पर होता है आपका क्या डीएनए होता है, वहां पर क्या होता है जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये जो आपका विटामिन डी है वो जो आपके जीआईटी की या इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसल सेल है वहां पर आएगा, एंटर करेगा। एंटर करने के बाद वहां के जेनेटिक मटेरियल से बाइंड होगा और स्पेसिफिक टाइप के जीन को स्टिमुलेट करेगा। स्पेसिफिक टाइप के जीन को स्टिमुलेट करके वो वहां पर स्पेसिफिक टाइप के जीन की हेल्प से वहां पर प्रोटीन फॉर्म करवाएगा, जिसका जो है कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है वो, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन को फॉर्म कराएगा। फिर से हम बात करेंगे विटामिन डी कहाँ पहुंचेगा, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी 125 डाइहाइड्रो कॉलीकैल्सिफेरॉल कहाँ पहुंचेगा, आपके इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में पहुंचेगा। म्यूकोसा के अंदर पहुंचने के बाद जेनेटिक मटेरियल से जेनेटिक मटेरियल से मिलेगा और वहां पे स्पेसिफिक जीन को स्टिमुलेट करेगा और जो क्या करेगा फाइनली कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन को, क्योंकि जो जीन होते हैं हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका काम क्या होता है प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, मतलब मैसेंजर आरएनए फॉर्म करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की प्रोसेस करने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो स्पेसिफिक जीन को एक्टिवेट करके वो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन को क्या करता है फॉर्म करवाता है। और ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है फाइनली क्या करता है आपके इंटेस्टाइन से कैल्शियम को क्या करता है अंदर की ओर ले आता है। ये कैल्शियम से बाइंड होता है और अंदर की ओर ले आता है। ठीक है, और अंदर की ओर लाकर ये पोर्टल वेन में छोड़ देता है, मतलब ब्लड में ले आता है। तो इस प्रकार से जो विटामिन डी है हमारे जीआईटी में काम करता है, स्पेसिफिक कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स को फॉर्म करके। ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स कहाँ फॉर्म होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन की म्यूकोसल सेल में। जब ज़्यादा डिमांड होगी तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी आएगा, ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी आएगा तो ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन फॉर्म होंगे, और ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन फॉर्म होंगे तो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम नंबर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा और जो हमारे ब्लड में पहुंच के कैल्शियम के लेवल को नॉर्मल करने में हेल्प करेगा, कैल्शियम के गुड लेवल को, नॉर्मल लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो विटामिन डी का एक्टिव मॉलिक्यूल है वो जीआईटी से कैल्शियम एंड फॉस्फेट को एब्जॉर्ब करवाता है या अवशोषित करवाता है। ठीक है, सेकेंड जो हमने बात की है, सेकेंड बात करेंगे मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम बोन। आपको पता होना चाहिए ये इसमें विटामिन डी कैसे काम करता है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए हमारी जो बोन है
लगातार हमारी बोन में दो काम होते रहते हैं। एक होता है डीमिनरलाइजेशन और एक होता है रीमिनरलाइजेशन। डीमिनरलाइजेशन एंड रीमिनरलाइजेशन। ये डीमिनरलाइजेशन और रीमिनरलाइजेशन क्या होता है? यदि आपकी बॉडी में नॉर्मल विटामिन डी भी रहेगा, नॉर्मल विटामिन डी जब रहता है, नॉर्मल विटामिन डी रहेगा, तब हमारी बोन में नॉर्मली डीमिनरलाइजेशन और रीमिनरलाइजेशन होता रहता है। डी मतलब होता है लगातार आपका बोन टूटती रहती है, मतलब लगातार बोन से कैल्शियम और फॉस्फेट निकलते रहते हैं और उतने ही लेवल पे कैल्शियम और फॉस्फेट क्या होता है, बोन में आते रहते हैं। मतलब जितनी मात्रा में निकल रहा है उतनी मात्रा में आ रहा है। इसे ही हम बोलते हैं कि जो पुरानी बोन है टूटती है और नई बोन, लगातार हमारी बॉडी में नई बोन बनती है, पुरानी बोन टूटती है, नई बोन बनती है, पुरानी बोन टूटती है। लगातार हमारी बॉडी में ये चल रहा है। मतलब पुट्टी लगती है फिर टूटती है, पुट्टी लगती है फिर टूटती है। जैसे हम लोग घर में बार पुट्टी लगाते रहते हैं, वैसे ही हमारी बोन में भी नए कैल्शियम फॉस्फेट जाते रहते हैं ब्लड से और वहीं से कैल्शियम फॉस्फेट आता रहता है। कि जब बैलेंस विटामिन डी होगा और बैलेंस विटामिन डी होगा, साथ में बैलेंस फॉस्फेट और कैल्शियम का लेवल बैलेंस होगा। कहां पर? ब्लड में। जब कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल बैलेंस होगा, नॉर्मल विटामिन डी होगा तो नॉर्मली कैल्शियम फॉस्फेट का लेवल भी बैलेंस होगा और जब इनका बैलेंस होगा तो ऑटोमेटिकली डिमिनरलाइजेशन और रीमिनरलाइजेशन की प्रोसेस चलती रहती है लगातार। जितनी मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट निकल के आता है उतनी मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट जाता रहता है, जिससे हमारी बोन में किसी प्रकार का बदलाव दिखता नहीं है। आपकी बोन हमेशा हेल्दी बनी रहती है। ये लगातार अभी मेरी बॉडी में चल रहा है, आपकी बॉडी में चल रहा होगा, जो लोग देख रहे हैं सबकी बॉडी में लगातार चलता रहता है। लेकिन जैसी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट की डेफिशिएंसी होती है, जैसी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी होती है, तो ये जो विटामिन डी है ये बन के आता है। विटामिन डी का एक्टिव मॉलिक्यूल आता है और एक्टिव मॉलिक्यूल क्या करता है, विटामिन डी का जो एक्टिव मॉलिक्यूल आता है, जैसी बॉडी के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट की संख्या कम हुई तो आपको पता है कि विटामिन डी बनना चालू हो जाएगा। और जैसे विटामिन डी बनता है और ये बनता है तो खास का जो विटामिन डी है यहाँ पर जो है, जब विटामिन डी बन के आएगा, एक्टिव मॉलिक्यूल बन के आएगा, तो वो क्या होता है, जो आपकी बॉडी में मैंने आपको बताया था कि जब भी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट कम होता है तो विटामिन डी ज्यादा बनने लगता है। कमी होती है तो ऑटोमेटिक विटामिन डी ज्यादा बन के आएगा क्योंकि इसके लेवल को नॉर्मल करना है। लेकिन आपको ये भी बताया था मैंने, उस विटामिन डी को बनाने के लिए, उस विटामिन डी को एक्टिव करने के लिए जो कैल्शियम होता है वो डायरेक्टली विटामिन डी के एक्टिव मॉलिक्यूल को नहीं बनवाता है। वो क्या करता है, जो कैल्शियम होता है वो उसको, जैसे हमारी बॉडी में कैल्शियम कम होगा तो उस कैल्शियम की जो क्वांटिटी कम हुई है उसको रीड करने वाला जो सेंसर होता है वो हमारे पैराथायरॉइड ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी की जो पैराथायरॉइड ग्लैंड्स होती हैं वहाँ स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसर्स होते हैं जो ब्लड में कैल्शियम को रीड करते हैं। जैसी कैल्शियम की कमी होती है तो वो सेंसर एक्टिवेट होता है। जैसे सेंसर एक्टिवेट होता है तो वो पैराथायरॉइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। पैराथायरॉइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है तो वहां से पैराथायरॉइड हार्मोन निकलता है और जो पैराथायरॉइड हार्मोन जो है वो निकल के कहाँ पर आता है, फाइनली आपके पीसीटी में आता है और यहाँ पर आने के बाद 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज नाम के एंजाइम को एक्टिवेट करता है और विटामिन डी को निकलवाता है, एक्टिव विटामिन डी को बनवाता है। ठीक है, तो जो कैल्शियम है, जब कैल्शियम की कमी होती है, खासकर हम बात करेंगे जब कैल्शियम की कमी होती है तो उसकी बॉडी में विटामिन डी तो हाई होता ही होता है, साथ में पैराथायरॉइड हार्मोन भी क्या होता है, हाई होता है। दोनों के लेवल हाई होते हैं। तो जब भी बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी तो कैल्शियम कमी होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, विटामिन डी ज्यादा बन के आएगा। विटामिन डी ज्यादा क्यों बनेगा, क्योंकि पैराथायरॉइड हार्मोन ने क्या कर दिया है, इस प्रॉक्सिमल कॉर्डियल ट्यूब्यूल के एंजाइम को एक्टिवेट करके विटामिन डी बनवाने लगा है। तो मतलब जिसमें कैल्शियम की कमी होगी उसमें विटामिन डी भी ज्यादा होगा, हाई लेवल पे होगा और पैराथायरॉइड हार्मोन भी ज्यादा होगा। मतलब दोनों का लेवल कैसा होगा, ज्यादा होगा। खासकर हम बात करेंगे जब कैल्शियम की कमी होगी तो जब ये दोनों लेवल ज्यादा होते हैं, खासकर पैराथायरॉइड हार्मोन्स की प्रेजेंस में विटामिन डी ज्यादा होता है, तो ये फाइनली क्या होता है, विटामिन डी क्या करता है और जो पैराथायरॉइड हार्मोन जो होते हैं ये फाइनली कहाँ पर आते हैं, बोन में आते हैं। और बोन में आने के बाद ये जो विटामिन डी और हाई लेवल ऑफ विटामिन डी और हाई लेवल ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन जो है, ये जब दोनों साथ में आपके बोन में आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ की जो बोन होती है ऑस्टियोक्लास्टिक बोन, इस बोन में 2 टाइप की सेल होती है। एक होती है
ऑस्टियोब्लास्ट सेल और एक होती है ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि डीमिनरलाइजेशन मतलब बोन टूट रही है, मतलब कैल्शियम और फॉस्फेट निकल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए कौन होता है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल होती है। और जो रीअब्जॉर्प्शन होकर नई रीमिनरलाइजेशन होगी, मतलब नई बोन बनने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑस्टियोब्लास्ट मैकेनिज्म होती है। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट मैकेनिज्म होती है। जब नॉर्मल होगा तो ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट की जो मैकेनिज्म है बैलेंस में रहेगी, जितना कैल्शियम फॉस्फेट जा रहा है उतना भी रहे, मैनेजेबल रहेगा। लेकिन जब बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी, जब बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी तो इसका मतलब है कि उसमें जो आपका रीमिनरलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो नहीं होगी। मैंने आपको बताया था कि जब बॉडी में आपको बताया था इससे पहले वीडियो में, या आपको नहीं देखा है आपने, तो ये समझिए कि जब भी कैल्शियम कम होता है और फॉस्फेट ज्यादा होता है, या फिर फॉस्फेट ज्यादा होता है, सॉरी कैल्शियम ज्यादा होता है या फॉस्फेट कम होता है, ये ऐसी कंडीशन आपको मिलती है बॉडी में, तो यहाँ पर आपको बता दूं रीमिनरलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जब ये दोनों बैलेंस में होते हैं तब डी और री दोनों होता है। लेकिन जब कैल्शियम की कमी हो और फॉस्फेट नॉर्मल हो, कैल्शियम ज्यादा हो लेकिन फॉस्फेट कम हो, दोनों में से कोई भी एक कम होगा, तो इस कंडीशन में क्या होता है, उस बॉडी में डीमिनरलाइजेशन तो होगा लेकिन रीमिनरलाइजेशन नहीं होता है। डीमिनरलाइजेशन तो होगा लेकिन रीमिनरलाइजेशन नहीं होगा। मतलब यहां से कैल्शियम तो यहां से क्या है, कैल्शियम टूट के निकलेगा, ठीक है ना, लेकिन यहां पर कैल्शियम आके जमा नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हो रही है कि डीमिनरलाइजेशन यहाँ पर है लेकिन री नहीं हो पा रहा है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने क्या बोला, कैल्शियम की कमी है। खासकर हम बात करें जब कैल्शियम की कमी होगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली बॉडी में विटामिन डी हाई लेवल पे होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, फॉस्फेट का पैराथाइड हार्मोन्स का लेवल हाई होगा। अब जब दोनों हाई होंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर पहुंचेंगे, कहां पर, बोन में पहुंचेंगे, और बोन में पहुंचकर जो आपकी ऑस्टियोक्लास्ट सेल होती है, जो बोन से कैल्शियम और फॉस्फेट को निकालने वाली सेल्स होती हैं, उन ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स की एक्टिविटी को क्या कर देगा, ये इंक्रीज करेगा। जब ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहां से जो कैल्शियम है और जो फॉस्फेट है वो निकल के कहां आने लगेगा, आपके ब्लड में आने लगेगा। कहां आने लगेगा, ब्लड में आने लगेगा, क्योंकि जो विटामिन डी का काम ही क्या है, ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन करना। हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई है, उस कारण से हाई लेवल ऑफ विटामिन डी है। खासकर जब कैल्शियम की कमी होगी तो हाई लेवल ऑफ विटामिन डी के साथ हाई लेवल ऑफ पैराथाइड हार्मोन तो होगा ही होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब भी कैल्शियम की कमी होती है तो वो पैराथाइड हार्मोन को निकलवाता है, और पैराथाइड हार्मोन जब ज्यादा निकलेगा तब वो विटामिन डी को बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि पैराथाइड हार्मोन आएगा, इस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, तब आपका विटामिन डी बनेगा। तो जब आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी तो हाई लेवल ऑफ विटामिन डी, हाई लेवल ऑफ पैराथाइड हार्मोन दोनों होंगे, और जैसे ही इन दोनों का लेवल हाई होता है ये बोन में पहुंचेगा, ऑस्टियोक्लास्ट सेल की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, जिससे कैल्शियम और फॉस्फेट निकलेंगे, वो बाहर निकल के ब्लड में जाएंगे। और जब तक ब्लड का लेवल नॉर्मल नहीं होता है, ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता है, तब तक ये प्रोसेस ऑस्टियोक्लास्ट मैकेनिज्म चलती रहेगी। ठीक है, क्योंकि जब तक ये मेंटेन नहीं होगा तब तक रीमिनरलाइजेशन की प्रोसेस तो होगी नहीं, क्योंकि दोनों में से कोई एक कम होगा तो ये प्रोसेस होता ही नहीं है। तो जब तक कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल मेंटेन नहीं होता है तब तक ये चलता रहेगा। और इस प्रकार से हमने बोला कि विटामिन डी का काम क्या होता है, मेंटेन करना ब्लड में किसका, फॉस्फेट और कैल्शियम का लेवल। तो इस तरीके से बोन से कैल्शियम और फॉस्फेट को निकाल के ब्लड में लेके आता है। बोन से कैल्शियम फॉस्फेट को कैसे निकाल के आ रहा है, वो ऑस्टियोक्लास्ट मैकेनिज्म को बढ़वा रहा है, मतलब डीमिनरलाइजेशन की प्रोसेस को बढ़वा रहा है। कैसे बढ़वा रहा है, हाई लेवल ऑफ विटामिन डी और हाई लेवल ऑफ आपका क्या है, पैराथाइड हार्मोन जब होगा। और हाई लेवल ऑफ विटामिन डी, हाई लेवल ऑफ पैराथाइड हार्मोन कब होता है, जब स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ डेफिशिएंसी ऑफ क्या होती है, कैल्शियम की होती है। जब कैल्शियम की इंडिविजुअल डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि फॉस्फेट जो होता है वो डायरेक्टली जाकर विटामिन डी बना देता है, डायरेक्टली जाकर इस एंजाइम को एक्टिवेट करता है।
लेकिन आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर कैल्शियम की कमी काम ज्यादा मिलती है, और कैल्शियम की कमी ज्यादा मिल रही है इसका मतलब है कैल्शियम की कमी ज्यादा मिल रही है, इसका मतलब उसकी बॉडी के अंदर विटामिन डी और पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल कैसा है, ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसको कैल्शियम में, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन कराना है। इस चक्कर में हो सकता है वो क्या करे, बोन को क्या करे, तोड़ने लगे, बोन की डिमिनरेशन प्रोसेस होने लगे, बोन में ऑस्टियोक्लास्टिक मैकेनिज्म कैसे हो जाए, बढ़ जाए। तो इस तरीके से ये मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम बोन टू ब्लड में लेके आता है, किसकी हेल्प से, हाई लेवल ऑफ विटामिन डी विथ हाई लेवल ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। जब दोनों होंगे तभी ये होता है। और जब जब कैल्शियम की कमी बॉडी में होती है तो ये दोनों के लेवल हमेशा बॉडी में हाई होते हैं, जो मूव करवाते हैं कैल्शियम और फॉस्फेट को कहां से, फ्रॉम बोन टू ब्लड करवाते हैं। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्लिनिकली। तो क्या, जब पेशेंट आएगा और उसका कैल्शियम लेवल यदि आप मान लें 5 और 6 आ रहा है, इसका मतलब है उसकी बॉडी में ऑस्टियोक्लास्टिक मैकेनिज्म बढ़ गई है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो ब्लड का कैल्शियम लेवल कम है, तो मतलब वो बोन से ब्लड को लेके आ रहा होगा। ठीक है, यदि आप प्रॉपर डाइट अपना मैनेज कर लेते हैं तो हो सकता है ये जो ऑस्टियोक्लास्टिक मैकेनिज्म वो मेंटेन हो जाए, क्योंकि जल्दी से कैल्शियम का लेवल मेंटेन हो जाएगा, नॉर्मल ब्लड में कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी रीमिनरलाइजेशन की प्रोसेस चालू हो जाएगी। जब तक ये करेगा, और फाइनली जैसे ही कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल नॉर्मल हुआ ब्लड में, जैसे नॉर्मल हुआ, तो हमारी जो बोन है उसमें अगेन क्या होने लगता है, रीमिनरलाइजेशन की प्रोसेस होने लगती है। मतलब फिर से ऑस्टियोब्लास्ट मैकेनिज्म चालू हो जाती है, और वो फिर से यहाँ पर बोन को बनाना चालू करने लगती है। ठीक है, इसलिए हम विटामिन डी की हेल्प से ऐसा कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि विटामिन डी आएगा और साथ में कैल्शियम भी आप देंगे, विटामिन डी और कैल्शियम साथ में देंगे, तो जल्दी जल्दी हमारे ब्लड का कैल्शियम लेवल मेंटेन होगा और जो ऑस्टियोक्लास्टिक मैकेनिज्म को रोक देगा। और लास्ट हम देखते हैं, लास्ट फंक्शन होता है इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल खासकर बात करेंगे पीसीटी और डिस्टल ट्यूब्यूल। ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल और डिस्टल ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, जो डिस्टल ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल है नेफ्रॉन का, जो डिस्टल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल है डीसीटी जो होता है, या डीटीएम जिसे बोलेंगे, डिस्टल ट्यूब्यूल जो होते हैं नेफ्रॉन के, वहां से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन एंड फॉस्फेट का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। कैसे करता है? वैसे ही करता है जैसे हमने जीआईटी में देखा। यहाँ पर विटामिन डी पहुंचेगा, नेफ्रॉन की जो सेल्स है वहां पर पहुंचेगा, सेल के अंदर जाएगा, वहां की स्पेसिफिक जेनेटिक जो आपके मटेरियल होता है वहां के स्पेसिफिक जीन को एक्टिवेट करेगा, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन को फॉर्म करेगा, और ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन जो होते हैं वो क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब करवाते हैं, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम करते हैं एंड मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम करते हैं। ज्यादा कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम करेंगे और कैल्शियम को ब्लड में पंप कर देंगे, और जिससे बॉडी के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल एकदम मेंटेन हो जाएगा। किसकी हेल्प से? विटामिन डी की हेल्प से, क्योंकि विटामिन डी चाहता है कि हमेशा ब्लड में कैल्शियम का लेवल मेंटेन रहे, फॉस्फेट का लेवल मेंटेन रहे, ताकि हमारी बोन मजबूत रहे, क्योंकि लगातार उनकी बॉडी में रीमिनरलाइजेशन की प्रोसेस होता रहे। क्योंकि दोनों में से कोई एक कम होगा तो रीमिनरलाइजेशन खत्म हो जाएगा, रीमिनरलाइजेशन नहीं होगा, सिर्फ डीमिनरलाइजेशन की प्रोसेस होती रहेगी। इसलिए क्या होगा, दोनों का लेवल मेंटेन होगा, तभी डी तो रहेगी लेकिन री आपकी चालू हो जाएगी, दोनों बैलेंस आएंगे। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फंक्शन है किसका, विटामिन डी का। तो विटामिन डी जब भी आपकी बॉडी में काम करता है तो उसके 3 टारगेट ऑर्गन हैं, जीआईटी, दूसरा बोन और तीसरा किडनी, क्योंकि विटामिन डी का वन एंड ओनली की काम होता है ब्लड में नॉर्मल लेवल में कैल्शियम और फॉस्फेट को मेंटेन करना। अब वो कैसे मेंटेन कर रहा है? बोन से निकाल के ले आ रहा है, आपके किडनी से रीअब्जॉर्ब करवा रहा है और जीआईटी से एब्जॉर्प्शन करवा रहा है। और जैसे ही उनका लेवल मेंटेन होगा, फिर से वो जो बैलेंस जो कैल्शियम है वो अगेन, और जो बैलेंस जो फॉस्फेट है वो अगेन क्या करेगा, बोन में जाके जमा होने लगेगा, और इस प्रकार से डी और री की प्रोसेस चलती रहेगी। डिमिनराइजेशन एंड रीमिनराइजेशन प्रॉपर चलता रहेगा और आपकी बोन हमेशा हेल्दी रहेगी। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फंक्शन आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में।
इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट फ्रॉम जीआईटी, मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट फ्रॉम बोन टू ब्लड, या बोलेंगे फाइनली प्लाज्मा, एंड लास्ट में इंक्रीजिंग रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट फ्रॉम इंटर ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉर्नर ट्यूब्यूल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए।